हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे दंड प्रक्रिया संहिता के चैप्टर 40 के बारे में, चैप्टर 14 के बारे में, जो कि कहता है कार्रवाइयां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तों से तात्पर्य यह है कि जैसे कोई न्यायालय के अंदर कोई मजिस्ट्रेट जब किसी मामले के बारे में संज्ञान लेता है तो वह देखता है कि उसमें कार्रवाई की जानी चाहिए उस अपराध के बारे में। जब पुलिस रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष आती है तो न्यायालय समझता है कि उसमें संज्ञान लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए, यानी कार्रवाई आगे किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। अगर कार्रवाई किया जाना चाहिए तो उसी को कहते हैं कि न्यायालय ने उस मामले के ऊपर संज्ञान ले लिया, जिसके लिए हम चैप्टर 14 के अंदर पढ़ेंगे, जो कि धारा 190 से लेकर धारा 199 तक दिया रखा है दंड प्रक्रिया संहिता में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगती है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज अध्याय 14, अपेक्षित शर्तें। अपेक्षित शर्तों का तात्पर्य यह होता है कि जब न्यायालय के अंदर कोई मामला संसित किया जाता है, जैसे हम देखते हैं कि न्यायालय के पास मामला कैसे पहुंचता है, कि न्यायालय के पास मामला तब पहुंचता है जब पीड़ित के द्वारा कोई एफआईआर लिखी जाती है। जब पुलिस द्वारा सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेती है तो पुलिस रिपोर्ट न्यायालय के अंदर प्रस्तुत की जाती है। उस पुलिस रिपोर्ट से मामला देखा जाता है। जब वो पुलिस रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष आती है तो वह देखती है कि इसमें जो जो अपराध बन रहे हैं या इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से की गई है कि नहीं की गई, उस हिसाब से साक्ष्य बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, उस हिसाब से मजिस्ट्रेट भी देखते हैं कि इस पर कार्रवाई की जाना चाहिए आगे कि नहीं की जाना चाहिए, यानी वारंट या समन जारी किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। तो अपेक्षित शर्तें इसमें हम पढ़ेंगे 190 से 199 में। 190 में ये बताया गया है, धारा 190 में इसका मेन टाइटल कहता है कि मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान। मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान किन किन बातों के आधार पर मजिस्ट्रेट लेते हैं। तो इस पर 2-3 बातें दी गई हैं। पहली बात लिखी है कि परिवाद के आधार पर, ऐसा जैसे कोई न्यायालय के समक्ष कोई व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा कोई परिवाद न्यायालय के समक्ष आता है, उस परिवाद में देखता है न्यायालय कि जो फैक्ट है या जो भी तथ्य हैं उससे लग रहा है कि हाँ सामने वाली विपक्षी पार्टी ने कोई अपराध किया है। और दूसरी इसमें पॉइंट दिया रखा है कि कोई पुलिस रिपोर्ट जब न्यायालय के समक्ष आती है तो उसके आधार पर न्यायालय देखता है कि इसमें आगे कार्रवाई किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, यानी अन्वेषण जो पुलिस ने की है तो उस इन्वेस्टिगेशन में किन किन साक्ष्यों को पुलिस द्वारा एकत्रित किया गया है, उन एविडेंसों के आधार पर देखा जाता है कि एक्यूज्ड यानी अपराधी ने कि अपराध किया है कि नहीं किया है। उसके लिए फिर न्यायालय उसके अगर अपराध किया है तो न्यायालय फिर उसके लिए समन जारी करती है या फिर गिरफ्तारी वारंट जारी करती है। जब वारंट का पालन वो नहीं करता है तो गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है। जब वो गिरफ्तारी वारंट का ही पालन नहीं करता है तो हम उसकी संपत्ति को कुर्क कर लेते हैं और उद्घोषणा की डिक्री जारी कर लेते हैं, जिससे अगर सामने वाली पार्टी नहीं आती है न्यायालय के समक्ष तो उसकी जो भी संपत्ति वगैरह है न्यायालय अपने अंडर ले लेती है। उसको कुर्क कहना कहते हैं लीगल भाषा में। तो संज्ञान के लिए सेक्शन 190 हमने समझा। सेक्शन 190 के लिए हमें बैरेट भाषा को भी समझना पड़ेगा। तो आइए बैरेट भाषा को समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा है धारा 190 में कि मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान, इसका जो पहला क्लॉज लिखा है वह कहता है कि इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी इस अध्याय में जो उपबंध दिए गए हैं, प्रावधान दिए गए हैं, उनके अंदर रहते हुए कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और उपधारा 2 के अधीन विशेषतया सशक्त किया गया कोई द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशा में कर सकता है। यानी प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट और जब द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपधारा 2 ये कहती है 190 की कि उपधारा 2 में ये बताया गया है कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को भी किसी अपराध पर संज्ञान लेने के लिए सशक्त किया जाता है। तो उसके बारे में बात करते हैं। पहला जो क्लॉज कहता है उसमें 3 बातें लिखी हुई हैं, ABC करके लिखी है। ए जो कहता है उन तथ्यों का जिनसे ऐसा अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पर, कि न्यायालय के समक्ष कोई परिवाद आया है, उस परिवाद के आधार पर न्यायालय देखेगी कि उस पर, यानी परिवाद के अंदर
जो एडवोकेट वगैरह होते हैं, एक प्राइवेट कंप्लेंट दाखिल की जाती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 क्लॉज 3 के अंतर्गत। उसके तहत न्यायालय के समक्ष जब परिवाद दाखिल किया जाता है तो न्यायालय उस पर संज्ञान लेता है और उनमें जो उल्लेखित बिंदु दिए गए हैं उनके आधार पर, फैक्ट के आधार पर न्यायालय देखता है कि अपराध सामने वाली विपक्ष पार्टी ने किया है कि नहीं किया है। इसका जो बी पार्ट बी ऑप्शन दिया है, बी के बारे में बात करें कि ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर, ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर का मामला मतलब ये होता है कि पुलिस के समक्ष कोई एफआईआर की गई थी पीड़ित के द्वारा, 154 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में दी रखी है एफआईआर। उसके तहत जब पुलिस के पास कोई एफआईआर आती है और पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद धारा 173 की रिपोर्ट तैयार करती है, जिसे फाइनल रिपोर्ट कहते हैं, जब वो फाइनल रिपोर्ट तैयार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है तो उसको यानी पुलिस के द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तो उसे पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। और पुलिस रिपोर्ट पर संक्षिप्त मामले पर जब न्यायालय देखती है कि हाँ सामने वाली पार्टी ने कोई अपराध वगैरह किया है तो उस पर देखती है, जब वो साक्ष्य वगैरह लेने की स्टार्ट करती है, यानी संज्ञान लेने के बाद उस पर साक्ष्य लिए जाते हैं, यानी धारा 190 के बाद संज्ञान की बात कर रही है, जिसके लिए हमने पढ़ा कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय संज्ञान लेती है। उसके बाद सी पॉइंट देखें इसका, तो इसमें लिखा है पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इस इत्तला पर या स्वयं अपनी जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया गया है। पुलिस अधिकारी से भिन्न स्वयं व्यक्ति द्वारा कोई मतलब इत्तला दी जाती है न्यायालय को कि हाँ ऐसा ऐसा अपराध किया गया है, तो न्यायालय उस पर संज्ञान लेती है। इसका जो दूसरा क्लॉज दिया है, दूसरा क्लॉज दिया रखा है, उसमें लिखा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इसको अंडरलाइन करें कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है, एमपीसीजी में बहुत बार पूछा गया है ये वाला पॉइंट। इसमें लिखा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का जिनकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के अंदर है, उपधारा 1 के अधीन संज्ञान करने के लिए सशक्त कर सकता है। तो कहने की बात यह है, दूसरा क्लॉज ये कह रहा है कि किसी सीजीएम द्वारा यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस अपराध के लिए संज्ञान के लिए लेने के लिए सशक्त किया जा सकता है। तो ये थी धारा 190। उसके बाद हम धारा 191 को समझेंगे। धारा 191 कहती है कि अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण। अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण का मतलब यह है कि अभियुक्त के द्वारा कोई अंतरण किया जाता है, अभियुक्त के द्वारा कोई न्यायालय को आवेदन दिया जाता है कि हमारा ये मामला है, ये प्रकरण क्रमांक है, इसमें ये फैक्ट है, ये बिंदु हैं, ये सब चीज उसमें इंक्लूड की जाती है। ऐसा एक आवेदन अभियुक्त के द्वारा न्यायालय के समक्ष दिया जाता है। न्यायालय अगर देखती है, अगर न्यायालय को लगता है तो वह उस मामले को अंतरण कर सकती है। अंतरण करने का मतलब इस बैरेट के अंदर अपने को देखना पड़ेगा। जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान धारा 190 की, जैसे हमने पहली धारा में समझा था कि 190 के तहत वो संज्ञान ले रही थी, तो 190 की उपधारा 1 के खंड सी में क्या बताया गया था कि स्वयं व्यक्ति द्वारा कोई सूचना मिलती है न्यायालय को के अधीन ग्रहण करता है, तब अभियुक्त को कोई साक्ष्य लेने से पहले, यानी अभियुक्त आवेदन कब करेगा, तो इस लाइन को अंडरलाइन करें। इस अंडरलाइन लाइन में इसमें मतलब जो इसमें जो लाइन लिखी हुई है कि साक्ष्य लेने से पहले, यानी अभियुक्त न्यायालय के समक्ष जो आवेदन लगाया जाएगा अंतरण के लिए, वह साक्ष्य लेने के पहले लगाया जाएगा। उसके बाद इसमें लिखा है इत्तला दी जाएगी कि वह मामले को किसी अन्य मजिस्ट्रेट से जांच विचारण कराने का हकदार है। न्यायालय को इत्तला दी जाएगी उस व्यक्ति द्वारा, अभियुक्त द्वारा, कि ऐसी अंतरण कर दें आप, जिससे मैं मतलब उससे हकदार है, मतलब मैं हकदार हूं उसके लिए, तो व्यक्ति जो अभियुक्त है वो उसके लिए हकदार है अंतरण के लिए। उसके बाद इस आगे कहती है, और यदि एक से अधिक अभियुक्त हैं तो उनमें से कोई संज्ञान ग्रहण करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे कार्रवाई किए जाने पर आपत्ति करता है, तो मामला उस अन्य मजिस्ट्रेट को अंतरित कर दिया जाएगा जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट किया जाएगा। इसमें आगे ये लिखा हुआ है कि अभियुक्त, जैसे एक ही अपराध में कई सारे अभियुक्त इंक्लूड हैं, जैसे आपराधिक षड्यंत्र के बारे में अपन देख लेते हैं, विधि विरुद्ध जमाव में देख लेते हैं, डकैती में देख लेते हैं,
इन अपराधों में क्या होता है, अभियुक्तों की संख्या ज्यादा होती है। उस कंडीशन में बात कर रहे जाएंगे कि अगर अभियुक्त ज्यादा है और उनमें से कोई भी एक अभियुक्त उस आपत्ति करता है तो उस अंतरांक को रोका भी जा सकता है। वो वाली बात हो रही है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे 191 हो गया। 193 में 193 क्या कहती है, 192 धारा 192 कहती है कि मामले मजिस्ट्रेट के हवाले करना। इसमें हमको दो क्लॉज देखने को मिलते हैं। पहला क्लॉज क्या कहता है, पहला क्लॉज कहता है कि कोई सीजीएम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के बाद, यानी जब सीजीएम के समक्ष कोई मामला ऐसा आता है जिसमें उसे लगता है कि मामला हवाले कर देना चाहिए, तो वह मामले हवाले करता है। कब करेगा, उस पर संज्ञान लेने के बाद। इसमें अंडरलाइन करें, कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के बाद मामले की जांच या विचारणा के लिए अपने अधीनस्थ किसी ऐसे सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है। मतलब वह अपने किसी ऐसे सक्षम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ट्रांसफर कर सकता है। कौन करेगा, पहला क्लॉज जी कह रहा है कि सीजीएम करेंगे। उसके बाद सेकंड क्लॉज कहता है कि जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के बाद मामले को जांच विचारणा के लिए अपने अधीनस्थ किसी ऐसे सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष हवाले कर सकता है, जिसे सीजीएम साधारण विशेष आदेश द्वारा निर्देश करे, और तब ऐसा मजिस्ट्रेट जांच विचारणा कर सकता है। यानी जो सेकंड क्लॉज है 192 का, वो जो कहता है कि सीजीएम तो हवाले कर ही रहे, अगर सीजीएम से मतलब के आदेश पर निर्दिष्ट करता है, सीजीएम जो सीजीएम करते हैं, निर्दिष्ट करते हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करते हैं, तो जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो भी अपने मामले को अपने अधीनस्थ सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट को जांच या विचारणा के लिए हवाले कर सकते हैं। ये सेकंड क्लॉज कहता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 193। तो धारा 193 क्या कहती है, धारा 193 कहती है अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान। आपने अक्सर देखा होगा कि जो आरंभिक जांच या विचारणा किस न्यायालय के समक्ष की जाती है, तो आरंभिक जांच या विचारणा करने का अधिकार प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट को है और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को है। कंडीशन में सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी है, मतलब उसके लिए कुछ कंडीशन है, वो हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली हम इस पर ही आएंगे अभी। तो इसमें हम पढ़ रहे थे धारा 193। तो क्या होता है, आरंभिक जांच या विचारणा करने के लिए प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि सीजीए जो सेशन न्यायालय है कि श्रीमान सेशन न्यायालय जी उस अपराध का आरंभिक जांच या विचारणा कर सकते हैं, तो हम कहेंगे नहीं। क्या है, जब तक सेशन न्यायालय को मामला ट्रांसफर होकर नहीं आता है तो सेशन न्यायालय उस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। यानी 193 सीधी सीधी बात ये कहती है कि जब फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ऐसा कुछ लगता है कि नहीं इस पर सेशन क्लास जो सेशन न्यायालय है उनको विचार करने के लिए भेजना चाहिए, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को ऐसा लगने पर वो सेकंड क्लास सेशन न्यायालय के समक्ष मामला सुपुर्द करते हैं। जब सेशन न्यायालय के समक्ष सुपुर्दगी में मामला आता है तो वह उस पर ट्रायल करते हैं, विचारण करते हैं। इसमें यह लिखा है कि इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा, इस संहिता द्वारा यानी इस संहिता की बात की जा रही है। इसके आगे लिखा है कि यह तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा, यानी यह विधि संहिता तो है ही, अगर कोई अन्य विधि हो जाती है तो उसके द्वारा अभिव्यक्त रूप से, अभिव्यक्त यानी एक्सप्रेसली, अभिव्यक्त रूप से जैसा कि उपबंधित है उसके सिवाय कोई सेशन न्यायालय आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा। इसमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को अंडरलाइन करें कि कोई सेशन न्यायालय आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक मामला इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा उसके सुपुर्द नहीं कर दिया गया है।
यानी जब तक उसको मामला सुपुर्द नहीं कर दिया गया है तब तक वह उस पर संज्ञान नहीं लेगा, आरंभिक संज्ञान नहीं लेंगे। ठीक है, तो 193 केवल सुपुर्दगी की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 194 अपर सहायक सेशन न्यायाधीशों के हवाले किए गए मामलों को अन्य उनके द्वारा विचारण, यानी अपर और सहायक सेशन न्यायाधीशों के हवाले किए गए मामलों पर, यानी अपर और सेशन न्यायाधीशों को मामले का हवाले करना, मामलों का हवाले करना मतलब इनको भेजना। अब इनको कौन भेजता है, तो उनके द्वारा विचारण वाली बात इसमें लिखी है। तो इनको कौन भेजता है, तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे अपर सेशन न्यायाधीशों या सहायक सेशन न्यायाधीश ऐसे मामले का विचारण करेगा जिन्हें विचारण के लिए उस खंड का सेशन न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसके हवाले करता है। कौन करता है, सेशन न्यायालय। जब अपर सेशन न्यायालय अपर या सहायक सेशन न्यायालय को ट्रांसफर हवाले करते हैं मामला, कौन करेगा, जिले का उपखंड का सेशन न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसके हवाले करता है, या जिनका विचारण करने के लिए उच्च न्यायालय विशेष आदेश द्वारा निर्देश देता है। यानी उच्च न्यायालय अगर ऐसा कोई निर्देश देता है तो उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो 194 इतनी ही कहती है। 195 में जब आएंगे अपन सीआरपीसी की, तो 195 दी गई है, वह ये कहती है कि लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार की अवमानना के लिए अभियोजन। तो सीधी सी बात यह है कि लोक न्याय के विरुद्ध जो अपराध होते हैं या साक्ष्य लेने में जो दस्तावेज है, साक्ष्य लेने के लिए जो दस्तावेज लिए गए हैं के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार की अवमानना के लिए, यानी लोक न्याय के विरुद्ध की बात की गई है। लोक न्याय यानी पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट कोई अपराध किया जाता है तो उसकी बात करती है 195। तो वह भी परिवाद पर दाखिल किया जाएगा, ओनली केवल ये बात करती है। अब इसमें पहला क्लॉज भी दिया रखा है और सेकंड क्लॉज, थर्ड और फोर्थ 4 क्लॉज दिए रखे हैं, जिसमें से हम फर्स्ट और सेकंड पढ़ेंगे। इधर से ही आपका मध्य प्रदेश सिविल जज का अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, इधर से ही हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि कोई न्यायालय आईपीसी की धारा दी गई है, इसमें आईपीसी की धारा 175, 188 तक धाराओं के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, यानी जैसे लोक न्याय के विरुद्ध की बात करते हैं जब अपन, तो धारा 175 और धारा 188 में दिए गए अपराध। अब धारा 175 और धारा 188 में कौन से अपराध दिए गए हैं, धारा 175 ये कहती है कि जैसे कोई लोक सेवक है और वह उसको कोई सरकारी दस्तावेज मतलब देने के लिए आबद्ध किया है और वो दस्तावेज देने में आनाकानी करता है, तो वो वाली बात हो रही है। और जो धारा 188 इसमें दी गई है, वो धारा 188 आईपीसी ये कहती है कि कोई प्रख्यापित आदेश दिया गया है उसकी अवहेलना करता है लोक सेवक, तो उसकी बात कर रहा है। तो इसके अंतर्गत जो भी अपराध किए जाते हैं वह ऐसे अपराध के लिए दुष्प्रेरण, ऐसा अपराध करने का प्रयत्न करना यानी दुष्प्रेरण करना, और उस दुष्प्रेरण के लिए मतलब उस अपराध को करने का प्रयत्न करना, अटेम्प्ट करना, वो आ जाता है। उसके बाद इसमें पढ़ते हैं अपन थर्ड क्लॉज, जिसमें लिखा है कि ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र का संज्ञान समय संबंध लोक सेवक के या किसी अन्य ऐसे लोक सेवक के जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है लिखित परिवाद पर ही करेगा। कहने की बात यह है कि आपराधिक षड्यंत्र से रिलेटेड कोई मामला है, उस कंडीशन में अगर कोई है तो सब चीज इन सब पॉइंटों में जब भी कोई मामला संसित किया जाएगा न्यायालय में तो परिवाद पर किया जाएगा। यानी 195 से अब हम आने वाली जितनी भी धाराएं हैं 195, 196, 197, 198, 199, 190
खत्म। 199 तक जो अपराध दिए गए हैं, इसमें अब जो धाराएं दी गई हैं वह धाराएं दी गई हैं कि जब न्यायालय के समक्ष कोई मामला जाएगा तो वह परिवाद पर जाएगा, उससे रिलेटेड मामला दी गई है। यानी जो एक कंप्लेंट टाइप की न्यायालय में जमा होती है, न्यायालय में दी जाती है, न्यायालय के समक्ष दी जाती है, तो उसकी बात कर रहे हैं अब ये 195 से लेकर 199 तक। तो आने वाले वीडियो में हम वह भी धाराएं निपटाएंगे। तो आज के लिए हम 195 तक ही करेंगे। 195 आगे ये कहती है कि आईपीसी की धारा जो 199 है, 200 है, 205 है या 211 है, 193 है, 196 है, ये जो धाराएं हैं इनके लिए किसी न्यायालय में की कार्रवाई में या उसके संबंध में किया गया है। उसके बाद दूसरा क्लॉज ये कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है, मतलब बी के हम दूसरे पॉइंट में आ रहे हैं कि उसी संहिता की धारा 9 मतलब आईपीसी की 463, 471, 475, 476 के अधीन दंडनीय अपराध का उसके लिए भी किसी दस्तावेज के बारे में किया गया है, तो वो चीज बात हो रही है। उसके बाद देखेंगे संज्ञान उस न्यायालय के या न्यायालय के ऐसे अधिकारी के जिसे वह न्यायालय एक एतदर्थ लिखकर प्रतिप्राधिकृत करे, किसी अन्य न्यायालय के जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है, लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। तो ये वाली बात हो रही थी इसमें। बाकी जो तीसरा क्लॉज है वो दिया रखा है एक केवल न्यायालय की परिभाषा के बारे में, कितने न्यायालय के अंदर क्या क्या आएगा। तो न्यायालय के अंदर सिविल, राजस्व, दंड न्यायालय विपरीत है। उसके बाद जो फोर्थ क्लॉज है वो अपीलीय डिग्री, पूर्व कथित न्यायालय की अपीलीय डिग्री वगैरह की बात कर रहा है, यानी अपील वगैरह से रिलेटेड कोई मामला है तो उसकी बात कर रहे हैं। तो इससे संबंधित आने वाली जो हमारी वीडियो है 195, 196, 195 तो हो गया, 196, 197, 198, 199 जो दंड प्रक्रिया संहिता की आने वाली धाराएं हैं वो भी हम इसी आने वाली वीडियो इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे जब हम वीडियो डालेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप हमारी वीडियो को फॉलो कर सकेंगे और लीगल से संबंधित ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो को जाते जाते लाइक करते जाएं और शेयर करते जाएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।